हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं किसको, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को। तो कल के वीडियो में हम लोग देखे थे हेनरी और स्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सब बेसिक चीज़ देख लिए थे और भी आगे कंटिन्यू करने वाले थे लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाया था किसी कारण से। तो आज कंटिन्यू करें, इस वीडियो में आगे हम लोग कंटिन्यू करें। तो जो अगला टॉपिक है अपना वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए थे। अभी अपने को क्या डिस्कस करना, तो अपने को डिस्कस करना है फोर्स, वो भी किस पे डिस्कस करना है, फोर्स ऑन चार्ज। और ये फोर्स ऑन चार्ज किस पे, मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज मतलब करंट के बारे में बात हो रहा है। एक मिनट, वो भी कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग को फोर्स बताना है मूविंग चार्ज पे, कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे ये तो पता ही चल गया था, मतलब डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालते हैं उसका। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या, ऐसा जगह होगा जहाँ पे मैग्नेटिक असर देखने को मिलेगा, अपने को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमको मूविंग चार्ज लेके जाएंगे, मतलब करंट लेके जाएंगे, तो फोर्स उस पर जो लगेगा वही अपने को बताना है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी तो फोर्स लगाएगा ना। जैसे होता क्या था, अगर तुम लोग को याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अगर हम लोग बात कर ले फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता था उसी को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ से अगर फोर्स निकालने जाएंगे तो कुछ ऐसे हम लोग निकालते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था कि जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। उसी हिसाब किताब में मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ फोर्स लगाता है। वो क्या फोर्स लगाता है, कैसे फोर्स लगाता है, किस डायरेक्शन में लगाता है, यही सब अपने को डिस्कस करना है। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे जिसका क्या होगा, क्यू होगा। वो मूव करेगा किस में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो एक हम चार्ज क्यू ले लिए जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। और जो एंगल है वी और बी में वो कितना है, थीटा। तो मतलब ये अपने को डायग्राम अज्यूम करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो एक हो गया पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज क्यू अपने पास, ठीक है। मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, तो किसी एक डायरेक्शन में जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा उस, तो हम इस तरफ ले रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो चार्ज क्यू है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वी वेलोसिटी मतलब जो चार्ज का वेलोसिटी है वो, और जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना, थीटा, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो चार्ज हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। तो अब जब हम इसको रिजॉल्व करने जाएंगे, मतलब हम इसको रिजॉल्व कर देंगे, वी वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट अपने को देखने को मिलेगा। तो एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा और वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो बी के परपेंडिकुलर है, जो क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास दो कंपोनेंट। तो बी वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट है वो है वी कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वी साइन थीटा। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब कभी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी करंट को वी वेलोसिटी से मूव कराते हैं चार्ज को, तो जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है, फोर्स किसके, दोनों वेक्टर्स के। तो परपेंडिकुलरली फोर्स इस पर एक्ट होता है। तो मतलब ये जो भी चार्ज क्यू है अपने पास, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा परपेंडिकुलरली। अब इसी डायग्राम को यहाँ पे देखा जाए, अच्छे से बना हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, द चार्ज क्यू देन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स विच डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। मतलब क्या, ये मूव कर रहा था, ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। मतलब अभी हम लोग देख रहे थे कि कोई भी मूविंग चार्ज होगा या फिर करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, हम लोग देखेंगे। तो अगर वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा और बाहर का भी मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रखे हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है। एक बाहर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर का, खुद का नहीं है इसका। तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंटरेक्शन होगा, उसी को जो एक्सपीरियंस करेगा चार्ज, उसी को हम लोग बोलेंगे फोर्स। और वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखो ये फिगर अपने पास, फिगर में ये अपने पास क्यू चार्ज है। अब क्यू चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, वो वाई एक्सिस पे है। ठीक है, किसी एक एंगल पे वी वेलोसिटी है, वो एंगल कौन सा है, थीटा एंगल है। तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा वी साइन थीटा, एक कंपोनेंट आएगा वी कॉस थीटा।
तो जब ये सब कहानी अपने पास है तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो कौन सा एक्सिस में हो जाता है, फोर्स एक्सपीरियंस परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज पार्टिकल। अब प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो फोर्स है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो जो फोर्स है डिपेंड करेगा किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। लेकिन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब क्या, अपने पास वेलोसिटी का दो कंपोनेंट था, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट अपने पास, एक है वी कॉस थीटा, एक है वी साइन थीटा। तो ये जो फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स डिपेंड कर रहा है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो कंपोनेंट मतलब ये दोनों कंपोनेंट है वेलोसिटी वेक्टर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब वैसा वेलोसिटी वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमारा जो फोर्स है सबसे पहले किस पे डिपेंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। फिर दूसरा हमारा फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट पे, वो भी कौन सा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, वी साइन थीटा। और हमारा तीसरा फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, कि कितना ज़्यादा हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। देख लो तीसरा डिपेंडेंसी किस पे, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है अपना एक्सटर्नल फोर्स। तो कुल मिला के अपने पास क्या क्या डिपेंडेंसी मिल गया, तो अपने पास ये तीन डिपेंडेंसी मिला, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, क्यू बी वी साइन थीटा, कुछ ऐसा लिखने को मिलेगा अपने को। अब इसको जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, एक कॉन्स्टेंट लेते हैं कि, तो क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो बी और वी आपस में कैसा एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मतलब कहीं ना कहीं बी और वी आपस में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जब कभी भी हम लोग लिखने जाएंगे फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, तो वो क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू के का वैल्यू 1 क्यू बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। और अगर हम लोग ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, अगर स्केलर फॉर्म में लिखना तो क्या लिखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अरेंज करके थोड़ा सा, वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, वी बी साइन थीटा, और यहाँ से तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमको लेना है वेक्टर फॉर्म, बस यही, ठीक है। और यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो जैसे क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात कर ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज था ना। वैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तो फोर्स पर यूनिट क्यू वी साइन थीटा, ये अपने को मिल जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये निकल जाएगा। और अगर हम लोग को फोर्स निकालने जाना तो फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा क्यू वी साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो वेक्टर फॉर्म में ये मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये था अपने पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कभी फोर्स के बारे में बात किया जाएगा तो फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो जाएगा अपने पास। तो कुल मिला के ये सब याद हो जाना चाहिए। अब फॉर्मूला शुरू हो गया अपना। तो पहला फॉर्मूला हो गया एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा, ये क्या है, फोर्स है ऑन अ मूविंग चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या है अपने पास, वेक्टर फॉर्म में एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो फोर्स अपॉन में क्यू वी वी साइन थीटा। तो ये पहला फार्मूला अभी अपना इस चैप्टर का आ गया। और ये फार्मूला किसका है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उम्मीद करते ये समझ आएगा। अब हम लोग को डायरेक्शन निकालना है कि भाई फोर्स का डायरेक्शन होता क्या। तो इतना तो पता चलेगा कि परपेंडिकुलर होगा फोर्स का डायरेक्शन, जो अभी तक हम लोग देखे उस हिसाब से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो वेक्टर आ रहा है कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट में जो साइन थीटा आता है तो सब आपस में कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो फोर्स होगा, जैसे जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेट करते हुए हम लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से कभी भी रिलेट करते हुए लिखते हैं, तो ये जो आता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इसके, परपेंडिकुलर होता है इसके। चार्ज तो क्यू को साइड कर दो, अगर हम क्यू को भी साइड कर दें तो ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है।
तो इतना हमको पता चल गया कि जो फोर्स होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, वी और बी के। और जब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब वी क्रॉस बी को सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलता है अपने को, वी बी साइन थीटा मिलता, वी साइन थीटा बी, यही मिलता अपने को। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं। तो इसीलिए जब कभी भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट लिए थे, कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा वाला। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि भाई जो हमारा फोर्स होगा परपेंडिकुलर होगा किसके, वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के। तो हमको निकालेंगे कैसे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो होना क्या पड़ेगा ना, वेलोसिटी को और मैग्नेटिक फील्ड को एक प्लेन पे लेना पड़ेगा, एक पेपर एक प्लेन पे लेना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि जो डायरेक्शन है फोर्स का इस डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। वही बात यहाँ पे कर दी कि फोर्स हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के, और ये दोनों कहाँ होगा, एक प्लेन पे होगा, किसी भी पेपर प्लेन पे होगा। इट डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब। अब देखो होगा क्या, कैसे करेंगे, तो हम लोग को क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड थंब रूल। तो ये तो मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हम ऐसे निकालते हैं कि ये जो हो जाएगा अपना, जैसे हम लोग प्लेस करेंगे और कर्ल करेंगे, तो जिस तरफ कर्ल कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना करंट का डायरेक्शन। ये हम लोग निकाले थे कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और अपने को वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये हम लोग देखे थे। अब क्या है, फिर से अपने पास चार्ज है, उस चार्ज में भी करंट कैरिंग वायर है, लेकिन अब अपने को चार्ज पे फोर्स बताना है कि उस चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, अपना हाथ जो है ये वाला जो हिस्सा है उसको वेलोसिटी के डायरेक्शन में रख देंगे, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे। जैसे कहने का क्या मतलब है, हम जो बना रहे फिगर वो देखो, ये हो गया अपना वेलोसिटी, ठीक है, और ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया अपना वेलोसिटी, ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम वेलोसिटी पे अपना हाथ ऐसे रखेंगे सीधा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ हम कर्ल करेंगे अपने फिंगर को, तो जो थंब होगा वो अपने को डायरेक्शन दे देगा फोर्स का। समझ आए बात। यही हम लोग वेक्टर्स में भी सीखे थे, क्लास 11 में वेक्टर्स जब पढ़ रहा था आई जे के वाला, उस समय भी हम लोग यही सीखे थे। वही चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, सेम कहानी फिर से वही करना है। वेलोसिटी वेक्टर बी की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो अपने को करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो भाई लेंगे किधर से, लेने को तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, लेने को हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव, जब कभी भी हम लोग वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को प्लेन पे रख रहे हैं, सिंपल बात करें प्लेन पे रखा हुआ है, ये प्लेन पे, तो ये मान लो इन दोनों के बीच ये एंगल थीटा बन रहा, शॉर्टेस्ट एंगल हम ले रहे हैं, ये दोनों एंगल के बीच थीटा बन रहा। तो जब कभी भी अपने पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली अपवर्ड रहेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड रहेगा। समझ आए बात। हम फोर्स बता रहे चार्ज पे, ठीक, तो अगर हम चार्ज पे फोर्स बता रहे तो अगर पॉजिटिव चार्ज है अपने पास तो पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा अगर वी और बी प्लेन पे रखे हैं, प्लेन मतलब पेपर पे ऐसे रखे हैं, तो जो फोर्स है हमेशा किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड पॉजिटिव चार्ज पे। और अगर प्लेन पे ही है वी और बी, और अगर अपने को नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स हमेशा किधर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स हमेशा डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर वी और बी को हम प्लेन पर रखें तो अब जैसे देखो इस प्लेन को हम ऐसे कर दें, हम बोल दें यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस तरफ फोर्स फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ आ रहा बात। नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये सब इमेजिन करना पड़ेगा। तो पहले तो प्लेन पे आना चाहिए ना। अब उस प्लेन को कैसे भी रख दो, ऐसे उल्टा करके रख दो प्लेन को, कि मतलब ये था लेकिन प्लेन को हम रिवर्स करके रख दें। तो ये सब इमेजिन करना आना चाहिए, तभी हम डायरेक्शन बता पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। बाकी अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि लॉरेंज फोर्स ने, पहले ये सब देख लिया जाए, उसके बाद लॉरेंज फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ वी एंड बी आर इन द प्लेन ऑफ पेपर देन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। ठीक है। और वही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए जो बात हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड। इस बात का बस ख्याल रखना है। ठीक है। अब हम लोग क्या बात कर ले, एसआई यूनिट के बारे में बात कर ले। फोर्स के बारे में तो बात कर लिया, फोर्स का फॉर्मूला भी आ गया अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी आ गया। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एसआई यूनिट ऑफ बी वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट अगर निकाले जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, टेस्ला या फिर वीवर पर मीटर स्क्वायर होता है। और गॉस भी कई जगह ले लेते हैं, गॉस भी हो जाता है इसका, और गॉस होता है 10⁻⁴ टेस्ला। जैसे टेस्ला जो है ना बड़ा यूनिट है, ठीक है, तो लार्ज यूनिट है ये। और अगर कहीं गॉस दिया हुआ है तो गॉस जो स्मॉलर यूनिट है। तो गॉस और टेस्ला में 1 × 10⁻⁴ है कि
10⁻⁻⁴ होगा। तो गॉस जो है स्मॉलर यूनिट है, टेस्ला जो है बड़ा यूनिट है। टेस्ला, गॉस, वीवर पर मीटर स्क्वायर सब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ही है। लेकिन अगर हम लोग टेस्ला बोलने जाएंगे तो ये बड़ा यूनिट हो जाएगा, गॉस बोलने जाएंगे तो छोटा यूनिट हो जाएगा, और ये ऐसा यूनिट में हम लोग बात करेंगे तो टेस्ला ही लेते हैं, या फिर वीवर पर मीटर स्क्वायर। तो वीवर पर मीटर स्क्वायर को ही चेंज करके क्या बोल दिया जाता है, टेस्ला। या फिर एक और तरीका है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर लिखना। तो ये भी अब यूनिट कहाँ से आ रहा है, तो जो फॉर्मूला है वहीं से यूनिट आ जाएगा। या फिर अगर डायमेंशन लिखने जाएंगे तो डायमेंशन हो जाता, तो डायमेंशन हो जाता अपने पास ये हो गया अपने पास डायमेंशन, क्या, m⁻1 a⁻−1 t⁻−2, ठीक है। तो ये होता है डायमेंशन। तो ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, यूनिट, डायमेंशन वगैरह। अब टेस्ला का डेफिनेशन देख लिया जाए कि टेस्ला का डेफिनेशन क्या होता है। तो टेस्ला का डेफिनेशन हो जाएगा ये, जैसे मान लो क्या हो गया, फोर्स का यूनिट होता है। The magnetic field at a point is said to be 1 Tesla if a charge of 1 Coulomb while having, जैसे देखो हम मैग्नेटिक फील्ड का पता है यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट अगर टेस्ला होता है तो हम लोग बी वेक्टर के बारे में बात करें। बी वेक्टर कहने का मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास। तो अब इसी को हमको डिफाइन करना, मतलब इसको 1 टेस्ला ले आना। तो 1 टेस्ला के लिए सबको क्या करना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो 1 न्यूटन हो जाएगा फोर्स, चार्ज 1 कूलाम हो जाएगा, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर ये सब 1 हो जाएगा तो इसका 1 टेस्ला आ जाएगा। अब डिफाइन कैसे करेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इज सेट टू बी 1 टेस्ला। कब कहेंगे, अगर चार्ज कितने का है, 1 कूलाम का, वाइल मूविंग एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एट दैट पॉइंट। तो क्या बोल दिया कि अगर कोई 1 कूलाम का चार्ज है, तो 1 कूलाम का चार्ज हो गया, वो चार्ज मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और कैसे मूव कर रहा है, राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड कह लो, तभी तो ये साइन थीटा वाला पार्टी हटेगा। कहने का क्या मतलब, हमको साइन थीटा यहाँ से हटाना है, हम सिंपल ये कहना चाहते हैं साइन थीटा हटाना है। तो साइन थीटा हटाना है, तो साइन थीटा को हटाने का मतलब 1 लेना है। 1 लेने का मतलब थीटा को क्या लेना पड़ेगा, 90 डिग्री। अगर थीटा को 90 डिग्री लेंगे तब तो 1 आएगा। तो बात यहाँ हो गया, अगर हमको केवल यही रखना है, जब थीटा को 90 डिग्री पुट करके 1 लेना, तो कुल मिला के बाद क्या हो जाएगा कि जो ये है और ये है, इन दोनों में कितने का एंगल बनेगा, तो इन दोनों में 90 का एंगल बनेगा। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि जब कभी भी कोई भी चार्ज, 1 कूलाम का चार्ज, कोई भी नहीं, 1 कूलाम का चार्ज मूव करेगा राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मूव परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एट दैट पॉइंट। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 टेस्ला। तो डेफिनेशन ये सब 1 वाला आ जाता है। 1 वाला डेफिनेशन कैसे लिखना है, जब सबका वैल्यू 1 1 1 पुट करके जो डेफिनेशन आएगा उसी को लिख देंगे, तो वो 1 टेस्ला का डेफिनेशन हो जाएगा, या 1 यूनिट का डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा कुछ कंडीशन वाइज डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये जो हम लोग फोर्स ले आए हैं, ये जो फोर्स आया था अपने पास, फोर्स क्या आया था भाई, तो फोर्स आया था अपने पास, फोर्स का फॉर्मूला आया था QVP sin थीटा। अब इसी में हम लोग कुछ कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग को थीटा का वैल्यू के साथ खेलते हैं। अगर हमको फोर्स मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम फोर्स के लिए हमको थीटा क्या लेना पड़ेगा, 90। थीटा 90 कहने का क्या मतलब हो गया कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो अपने को जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये। तो जब कभी भी अपने को मैक्सिमम फोर्स चाहिए ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो हमको वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को कैसा लेना पड़ेगा, आपस में परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, तो अपने को मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। मैक्सिमम फोर्स कैसे, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब मैक्सिमम फोर्स मिलना है। मिनिमम फोर्स कब मिलेगा, तो जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ले लेंगे। तो जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ले लेंगे, तो अगर थीटा का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में हो जाएगा मतलब V एंड B इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो फोर्स क्या मिलेगा अपने को, 0, क्योंकि भाई साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0, तो उस केस में फोर्स 0 मिल जाएगा। तो फोर्स दोनों पे कब 0 हो सकता है, या फिर हम ऐसा पूछते हैं फोर्स चार्ज पे 0 कब हो जाएगा, जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बात कर लें, उसके बाद क्या बात हो जाएगा कि भाई ये जो वेक्टर्स हैं आपस में, V और B हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हमेशा नहीं होता, ये तो हम लोग कंडीशन बात की, ये होगा तो फोर्स क्या होगा, ये होगा तो फोर्स क्या होगा। तो अगर हम लोग फोर्स के बारे में बात कर लेंगे, तो मतलब इन दोनों के बारे में बात कर लेंगे, तो इन दोनों को हम लोग को परपेंडिकुलर लेना है ताकि कुछ फोर्स आ जाए।
या फिर किसी एंगल पे लेना है ताकि कुछ फोर्स आ जाए। तो ये हो गया। जैसे देखो कहीं पे भी साइन थीटा कॉस थीटा आएगा तो वहाँ कंडीशन ये सब हम लोग लगा ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। अब ये डिस्कस करने से पहले, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस करने से पहले हम लोग चलते हैं लॉरेंज फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा दूसरे PDF पे चलते हैं, इसको रोकते हैं वीडियो को। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉरेंज फोर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉरेंज फोर्स एंड यूनिट ऑफ बी के बारे में। लॉरेंज फोर्स यूनिट ऑफ बी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यूनिट ऑफ बी क्या, टेस्ला, वीवर पर मीटर स्क्वायर, गॉस, ये सब। तो अब हम लोग को बात करना है एक लॉरेंज फोर्स के बारे में। लॉरेंज फोर्स क्या करता है, लॉरेंज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को कंबाइन करके जो फोर्स लगेगा किसी चार्ज पे वो अपने को बताता है। तो देखो हम लोग अभी क्या लेके आए, तो हम लोग अभी फोर्स लेके आए मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में अगर बात करेंगे तो जो फोर्स है अपने पास क्या है, Q V P साइन थीटा, या फिर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं V क्रॉस B, ये अपने को मिला है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लिखना चाहेंगे तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखने को मिलता है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड QE देखने को मिलता है। ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों को हम अगर ऐड कर दें, दोनों मतलब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि भाई अगर फोर्स है, जैसे अगर चार्ज है तो चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, खुद का भी होगा। अगर उसको हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो जो उस पर लगने वाला फोर्स होगा वही फोर्स को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कंबाइंड फोर्स अपने को देखने को मिलता है किसी चार्ज पे तो उसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो कंबाइंड फोर्स अगर निकालना है तो अपने को क्या निकलेगा, एफ नेट अगर निकालने जाएंगे तो क्यू कॉमन ले लेंगे, क्या दोनों में क्यू है, क्यू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अपने पास E, साथ में बचेगा V क्रॉस B या फिर VB साइन थीटा। तो ये अपने पास जो फोर्स है इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। एक था मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स। अगर लॉरेंज फोर्स पूछेगा तो लॉरेंज फोर्स में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइन करके बताना पड़ेगा। तो ये जो QE वाला पार्ट है, ये जो QE वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट, और जो QVB वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पार्ट। ये जो इलेक्ट्रिक पार्ट है हमेशा क्या होगा, पैरेलल रहेगा। ठीक है, जो फोर्स है हमेशा ये पैरेलल टू रहेगा टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक पार्ट में जो फोर्स रहेगा हमेशा परपेंडिकुलर टू V वेक्टर रहेगा या फिर B वेक्टर रहेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जब कभी लॉरेंज फोर्स में बात करने जाएंगे तो जो फोर्स है हमारा वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा किसके, वेलोसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग। समझ आए बात। तो E के अलॉन्ग पैरेलल रहेगा फोर्स, और B के लिए हम बात करेंगे तो B के लिए क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब यूनिट ऑफ बी ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देख लो। यूनिट ऑफ बी टेस्ला, एक टेस्ला 1 वीवर मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया। स्मॉलर यूनिट ये हो जाएगा गॉस में। अर्थ का फील्ड क्या होता है, तो 0.3 से 0.6 गॉस तक होता है, और टेस्ला में ये हो जाता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, ये भी अच्छे से याद रखने के लिए 0.3 से 0.6 गॉस। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राइट हैंड रूल। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करना है, तो अब अपने को बात कर लेना है कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। तो कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स भी हो गया। अब हम लोग को बात करना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा, जैसे अभी हम लोग फोर्स निकाल रहे थे चार्ज पे मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया अपने पास, पॉजिटिव चार्ज हो गया अपने पास, नेगेटिव चार्ज हो गया अपने पास, और किसी कहीं पे उसका वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब इस चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर है, इस चार्ज का B वेक्टर है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, राइट हैंड थंब से निकाल रहे थे जो जिधर अपने पास वेलोसिटी चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। लेकिन अगर मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है अपने पास, जिसमें मतलब सीधा अब अपने को क्या दे दिया, करंट दे दिया, आई का डायरेक्शन दे दिया, और अपने को बोल दिया B का डायरेक्शन है। अब अपने को चार्ज का वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं है, अब अपने को करंट का डायरेक्शन दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ। अब पूछेगा भाई फोर्स का क्या डायरेक्शन हो जाएगा। अगर जब कभी भी ये सिचुएशन आ जाए, अपने को करंट कैरिंग वायर के लिए किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया फोर्स बताना है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं, 3 फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, तीनों को आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाते हैं। जैसे देखो ये बना है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। जैसे सबसे पहले ये हो गया, ये तो कर रहा होगा तुम लोग, बंदूक भी चलाया बचपन में, तो ये भी हो गया बंदूक। लेकिन इसको ऐसे कर लो, अपने तरफ घुमा लो,
ये वाला जो फिंगर उसको अपनी तरफ घुमा लो। तो ये कुछ ये जो फिंगर हम लोग बना रहे हैं यही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का तरीका। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में देखो होता क्या है, किसको क्या करना है, क्या मानना है। तो जब कभी भी हम लोग को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करना है तो कौन सा चीज़ क्या है ये हमको जानना जरूरी है। मतलब कौन सा फोर्स है, कौन सा करंट है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, ये जानना जरूरी है। देखो सबसे ज़्यादा ताकत किस में होता है, कौन से फिंगर में सबसे ज़्यादा ताकत होता है, तो सबसे ज़्यादा ताकत होता है थंब में। कभी भी देखना कहीं पे भी ताकत लगाना सबसे ज़्यादा हम लोग थंब से ही लगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ताकत होता है थंब में। तो थंब केस के बारे में बात करता है, फोर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, ताकत हो गया तो किसके बारे में बात करें, फोर्स के बारे में बात कर रहा है। अब हमको किसी को बुलाना रहता है तो बोलते हैं इधर आ, इधर आ, ऐसे करते नहीं इशारा करके। तो ये जो इधर आ, इसी वाले फिंगर से इधर आ, ये बुलाने का शक्ति रखता है। तो ये बुलाने का शक्ति रखता है मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये किसको बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। मतलब इससे क्या लगता है, झटका लगेगा। मिडिल फिंगर है तो झटका ही लगेगा। तो ये हो गया अपना करंट वाला। तो दो अगर हम बना लिए तो एक तो ऑलरेडी पता ही चल जाएगा। तो ये हो गया फोर्स का, ये बुलाने का, इधर इधर आ इधर आ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया अपना करंट का। अब कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबको आपस में परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर रखना है तो बात ये कर रहा है कि इफ़ वी स्ट्रेच, देख लो, इफ़ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, द सेंट्रल फिंगर एंड द थंब, फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लिए ईच अदर सच दैट फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फर्स्ट फिंगर, ये किसको बता रहा है, तो डायरेक्शन जो फर्स्ट फिंगर है क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। द सेंट्रल फिंगर पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल मतलब ये वाला जो सेंट्रल फिंगर है किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को। देन द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जो थंब हो जाएगा क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसी का डायग्राम सुंदर से यहाँ पे बना हुआ है। ये हो जाएगा फोर्स, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा करंट। ठीक है, ये हो गया। तो ये होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस चीज़ के लिए, किसी फोर्स, किसी करंट कैरिंग वायर के लिए अपने को उस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। दो न्यूमेरिकल है मेरे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल कुछ ये है, कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास, तो क्या दे दिया, जो दे दिया वो लिख दिया जाए। तो सबसे पहले मास दे दिया, इज ट्रैवलिंग एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब ये मोशन कर रहा है राइट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड पे विद द स्पीड ऑफ v दे दिया इतना। तो और एंगल कितना दे दिया, राइट एंगल, मतलब थीटा का वैल्यू कितना दे दिया, 90 डिग्री। बहुत खुशी की बात है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, b भी दे दिया अपने को। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल, तो क्या निकलना है, फोर्स निकालना है अपने को, और फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल एंड इट्स एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यू वी बी। अब क्यू वी बी लिख रहे हैं तो क्यू वी बी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, मैग्नेटिक और चार्ज। और चार्ज किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए बात करना। और थीटा कितना दिया, 90 डिग्री। तो इसीलिए हम सीधा क्या लिखे, क्यू वी बी, साइन थीटा को हटा दिया, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखें, क्यू वी बी। अगर आपके पास क्यू वी बी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा का 1 आ जाएगा, इसको हम लिखे ही नहीं है। क्यू की जगह पे क्या लेंगे, तो भाई क्यू की जगह पे लेंगे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज हो जाता है वो हो जाता है ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो क्यू की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, 2e लेना पड़ेगा। तो क्यू की जगह पे 2e, ये है e मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2e ये हो गया। v तो वेलोसिटी था अपने पास 6 × 10⁵, और b है अपने पास 0.2 का, और साइन थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के जैसे देखो यहाँ मुद्दा होता है इसको सॉल्व करने का। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 × 1.6 × 10⁻19 ये हो गया क्यू। v है अपने पास 6 × 10⁵ इंटू b है अपने पास 0.2 ये दिया वो अपने को। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पावर वाले को सॉल्व करेंगे। ये -19 है, ये +5 है, तो पावर आ जाएगा 10⁻⁻14, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये 1.6, ये 6, 0.2। अब हम क्या कर ले, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर ले। ये है 2, ये है 6, तो 6 × 2 = 12। अब बचा ये दोनों 1.6 और 0.2, तो 16 × 2 = 32। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 0.32। ठीक है, ये भी हो गया। अब 12 को इससे मल्टीप्लाई कर ले सीधा सीधा, 12 × 2 = 24, 2 कैरी, 12 × 3 = 36, 6, 12 × 2 = 38 हो जाएगा ना, 8 3 कैरी, 12 0 0 0 3.84 इंटू 10⁻⁻14। और फोर्स है तो किस में आ जाएगा इसका यूनिट, न्यूटन में। ये हो गया फोर्स यूनिट। अपने को एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल्स टू, फोर्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो अगर अपने को एक्सेलरेशन निकालना तो क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन में मास। तो फोर्स हम लोग कितना ले हैं, 3.84 इंटू 10⁻⁻14। मास कितना दिया होता, ज़्यादा चलते तो मास 6.65 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, कई बार हो सकता है ना कि मास भी ना दे, तो मास भी अपने से याद रखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के 10⁻13 बचेगा। तो 10⁻13 और इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो कुल मिला के बचेगा 384 और नीचे बचेगा 665। तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। अब 0 पॉइंट समथिंग आने लगेगा तो डिवाइड करके ही कुछ ले आना पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं, कर ये लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं 10⁻12। ठीक है, और इसको एक ज़ीरो एक्स्ट्रा दे देते हैं। अब 3840 को डिवाइड करेंगे 665 से, तो थोड़ा सा जगह चाहिए अपने को, तो यहाँ लिखते हैं। ये सब हम कैलकुलेशन सिखा रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा नंबर है तो कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। 3840 को डिवाइड करना 665 से। अब देखो 38 है और 6 है, तो 6 जा 36 होता है, तो 6 जा करके देखते हैं। 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 या 36, 9 3 कैरी 6 या 36, 9। तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं लेना अपने को, 5 बार में लेना है, फिर 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या लेना, 5 बार में। 5 बार में कितना आ जाएगा, 5 5 या 25, 2 कैरी 6 32, 3 कैरी 33। तो 5 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 8 में से 3 गया, 5 बचा। ठीक है, 515 आया, डेसिमल लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 8 बार में 8 5 या 40, 0 4 कैरी 8 या 42, 5 कैरी 8 या 53, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार में लेंगे। तो 7 बार में कितना हो जाएगा, 7 5 या 35, 3 कैरी 42 45, 4 कैरी 46। ठीक है, तो 5 बचा, यहाँ 14 में से 5 गया, 9 बचा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 495। तो हम लगभग इसको अप्रॉक्स में लिख देते हैं 5.7 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। देखो आया भी है 5.77 इंटू 10⁻12। तो ऐसे सॉल्व करना है, अप्रॉक्स में लिख के आंसर भी लिख दिया हम। तो कुल मिला के कैलकुलेशन आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। तो इसमें कह रहा है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो डैट नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। ये इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसको एक्सप्रेशन से लिखना है। तो इसको हम यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कह रहा है कि एक्सप्रेशन लिखना है किसके लिए, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के लिए। ठीक है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स मतलब केवल इसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं लेना अपने को, क्योंकि हम लोग देखे थे लॉरेंज फोर्स में 2 चीज़ था। लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बता रहा था, लॉरेंज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंबाइन करके बता रहा था। लेकिन हम लोग को यहाँ बोला है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स को लिखना है। तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स को अगर लिखना है तो मतलब केवल ये वाला हिस्सा बात करना। और ये क्या था, तो ये था अपने पास क्यू वी क्रॉस बी, या फिर ये क्यू वी वी साइन थीटा, ये था अपने पास लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये हो गया अपने पास पहला आंसर, यहाँ तक का आंसर हो गया, यहाँ तक। अब कह रहा है कि सो डैट नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क डन नहीं किया जाएगा। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, तो वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा, यही लेते हैं हम लोग। अब कॉस थीटा, अब नो वर्क डन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू मतलब कॉस थीटा को क्या लेना पड़ेगा, 0। कॉस थीटा 0 कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 0 नहीं, थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू अगर 90 ले लेंगे मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल अगर 90 हो जाएगा तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे अपने को दिखाना सो डैट नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, कोई वर्क नहीं होगा। तो कोई वर्क कब नहीं होगा, जब क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द चार्ज पार्टिकल। तो जब कभी भी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली तो क्या देखने को मिलता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स चार्ज पार्टिकल का वो परपेंडिकुलर होता है फोर्स अप्लाइड। जैसे हम लोग ये देख रहे थे फोर्स ही होता है, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो परपेंडिकुलरली, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, ये था ना, बी वेक्टर, इसको हम आपस में परपेंडिकुलर लिए तो क्या लिखे, क्यू वी बी लिखे। और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो कहीं ना कहीं ये भी परपेंडिकुलर हो गया, मतलब फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट इसी का अलॉन्ग हो गया, तो मतलब एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का। मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो गया तो वर्क डन कितना हो गया, 0। अगर वर्क डन 0 हो गया तो दूसरा पार्ट भी हो गया कि नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो ये वाला जो हिस्सा था ना, ये वाला हिस्सा, ये अच्छा हिस्सा था।
कि भाई ये तो हम फार्मूला बता ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पूछ दे कि नो वर्क डन भी प्रूफ करके दिखा दो, तो नो वर्क डन के लिए ये सब कहानी लिखना पड़ेगा कि जब कभी हम लोग बात करने जाएंगे तो फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बन रहा, अगर फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है तो डिस्प्लेसमेंट में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। तो हम लोग आज अच्छा चीज़ डिस्कस कर लिए, फोर्स डिस्कस कर लिए, लॉरेंज फोर्स डिस्कस कर लिए, उसके बाद दो न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिए, यूनिट्स को भी डिस्कस कर लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी डिस्कस कर लिए। तो आज अच्छा टॉपिक डिस्कस हो गया, अच्छा फॉर्मूला डिस्कस हो गया। तो आज का वीडियो बस यहीं रहने देते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ते लिखते रहना, मेहनत करते रहना। तब तक के लिए राम राम।